गुड मॉर्निंग्स। हम लोग बीपीएससी 66 कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग 65 को फिजिक्स का करेंगे, जो हम लोग के बीपीएससी पूरा प्रीवियस क्वेश्चन ईयर 65वीं से लेकर 38वीं तक चलेगा फिजिक्स में। ये कंप्लीट होने के बाद केमिस्ट्री लाएंगे। जान लीजिएगा कि जो साइंस सेक्टर है वो 20 या कभी 30 नंबर का बीपीएससी पूछता है। कभी मार्क्स 20 होता है तो कभी मार्क्स 30 नंबर का। तो जिसमें फिजिक्स हमेशा 10 नंबर या 8 नंबर का पूछता है। इसमें 1-2 साल ने फिजिक्स कम पूछा है, टेक्नोलॉजी से पूछा गया है। चलिए हम लोग अभी बीपीएससी 65 को सोल्यूशन करते हैं। तो दाब का मात्रक देखिए, दाब का यहाँ मात्रक कहा है तो यहाँ ई नहीं बोला है आपको कि एसआई मात्रक कि सीजीएस मात्रक, कुछ नहीं बोला है कि एफपीएस, खाली सिर्फ बोला है कि दाब का मात्रक। तो पहले जान लेते हैं कि दाब क्या है, प्रेशर क्या है। तो देखिए दाब का किसे कहते हैं, जो प्रेशर। तो देखिए प्रति इकांक क्षेत्रफल पर, मतलब पर यूनिट एरिया पर, प्रति इकांक क्षेत्रफल पर पड़ने वाले बल को दाब कहते हैं। मतलब पर यूनिट एरिया पर पड़ने वाला फोर्स इक्वल टू प्रेशर। तो पर यूनिट एरिया पर दाब कहते हैं। देखिए अब दाब का फॉर्मूला क्या हो गया, बल वाई क्षेत्रफल, मतलब फोर्स वाई एरिया। यह हो गया फोर्स और नीचे हो गया आपका एरिया, फोर्स वाई एरिया। समझ गए। तो बल वाई क्षेत्रफल, ये इसका फॉर्मूला हो गया। और आप लोग हम लोग 8th क्लास में पढ़े थे कि क्षेत्रफल बढ़ने पर दाब घटता है और ये बढ़ेगा तो दाब घटेगा। जैसे क्या है, इधर से दाब क्या लगेगा, कम लगेगा, इधर से दाब ज़्यादा लगेगा। पढ़े थे हम लोग, ठीक है। इससे सवाल भी आता है कि काटी को, नुकीली काटी को ठोकने के लिए, या खूटा, जो गाय भैंस को खूटा बांधते हैं उसको ठोकने के लिए एक तरफ पतला क्यों करते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल कम होगा तो दाब अधिक लगेगा, दाब अधिक होगा तो जल्दी हो जाएगा। इस तरह के भी प्रश्न आता है कि किसके कारण। हम लोग चलिए अपने प्रश्न पर लौटते हैं कि दाब का मात्रा क्या होता है। तो देखिए एसआई में दाब का क्या होता है, न्यूटन। एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो दाब का एसआई मात्रक हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए इसमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं दिया है, तो हम कैसे पकड़ेंगे कि भाई ये क्या है। और सीजीएस में होता है, ये भी देखिए, तो सीजीएस में होता है न्यूटन की जगह पर डाइन हो जाएगा और सेंटीमीटर हो जाएगा। तब यहाँ पर हम लोग पकड़ते हैं कि किलोग्राम, मतलब सब एसआई की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो न्यूटन फोर्स है, तो आप फोर्स का डायमेंशन क्या होता है वो निकालते हैं। तो एफ बराबर एम ए होता है, न्यूटन सेकंड इसको पढ़ते हैं। एम ए का केजी होता है और इसका होता है एम एल टी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ देखिए केजी है, नीचे क्या है आपका मीटर स्क्वायर, हाँ मीटर स्क्वायर। तो एक एम से एक एम कट गया तो आपके पास क्या आया, केजी, नीचे प्लस में तो ऊपर जाएगा तो माइनस में पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए ये आ गया केजी में, मतलब किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा है ऑप्शन में। तो देखिए किलोग्राम है लेकिन वर्ग सेंटीमीटर है, मीटर नहीं है। किलोग्राम है, सेंटीमीटर है, किलोग्राम है, मिलीमीटर है, किलोग्राम मिलीमीटर, तो होगा ही नहीं, क्योंकि वर्ग मतलब स्क्वायर सेंटीमीटर यहाँ पर है। वर्ग सेंटीमीटर क्या है, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो स्क्वायर मीटर स्क्वायर रहता तो स्क्वायर, या सीधे लिखिए इसको सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब है। तो वर्ग सेंटीमीटर है, अगर मीटर स्क्वायर रहता तो हो जाता है, लेकिन सेंटीमीटर है, इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोग समझ गए होंगे, केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर। इसका अगर डायमेंशन का था, बीमा निकालने के लिए डायमेंशन तक केजी का होगा एम एल -1 टी -2। कभी कभी डायमेंशन भी पूछ सकते हैं कि दाब का डायमेंशनल बीमाएँ कितना होगी, ठीक है। तो समझ गए, बल वाई क्षेत्रफल इतना आ गया, कोई प्रॉब्लम। तो दाब का मात्रक इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ वर्ग मीटर स्क्वायर रहता तो होता न्यूटन, तो यहाँ पर नहीं है। तो क्या हम लोग कह रहे हैं, केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी तो मिल रहा है, पर मीटर है किसी में, नहीं है। सेकंड स्क्वायर है तो नहीं है। तो इस तरह से इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, बस 5वां ऑप्शन। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। तो बहुत इजी सा सवाल है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पहुंचता है तो 8 मिनट, ऐसा इसका आंसर हो गया क्या, सी। लेकिन ऐसे होता है 8 मिनट 16 सेकंड, 8 मिनट 16 सेकंड, समझ गए।
इसका होता है, लेकिन ऐसे हम लोग सी माने। कभी कभी पूछ देगा कि सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना सेकंड लगता है, तो बस मिनट को सेकंड में चेंज करके 16 प्लस ऐड कर दीजिएगा तो वो आपका आ जाएगा। तो जैसे 60 मल्टीपल 8 हो जाएगा, तो कितना हो गया, 8 छक्का 48, 480 प्लस 16 सेकंड, जितना मतलब टोटल हो जाएगा वो सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचने में समय लगता है। ऐसे 8 मिनट 16 सेकंड होता है। ठीक है, अगला प्रश्न में हम लोग चलते हैं। और पढ़े थे ना कि सूर्य का स्पीड कितना होता है, तो प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो सूर्य पृथ्वी मतलब प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इतना के स्पीड से आता है, तो हमारे पृथ्वी पहुंचने में सूर्य का प्रकाश कितना लगता है, 8 मिनट 16 सेकंड। अगर इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, दूरी निकल जाएगा। जरूरी है नहीं डिस्टेंस निकालना। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो सूर्य का प्रकाश की चल कितना होता है, इतना मीटर में और इतना टाइम लगता है। अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तीसरे प्रश्न क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, मतलब कौन सा स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो देखिए पहले इसका आंसर तो हो जाएगा आपका स्केलर क्वांटिटी में कौन सा है, तो आंसर बी आएगा। देखिए दाब से 2 प्रश्न पूछ चुका, पहला प्रश्न भी दाब से था, दूसरा प्रश्न भी दाब से, मतलब ये कमीशन का एक देखे हैं कि जिससे उठाते हैं उससे 2 प्रश्न ले लेते हैं, चाहे हिस्ट्री हो चाहे ज्योग्राफी हो, किसी चीज़ में उस टॉपिक से 2 प्रश्न उठा लेते हैं, क्या कोई टॉपिक हो। अब ये टॉपिक फिक्स नहीं है, तो इसका आंसर हो गया बी। तो देखिए अब अदिश राशि और सदिश राशि किसे कहते हैं वो जान लेते हैं। तो पहले सदिश वेक्टर क्वांटिटी, चलिए पहले अदिश राशि देखते हैं। अदिश राशि इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी, तो सब जानते होंगे। ओनली मैग्नीट्यूड हो, ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ परिमाण हो। अब देखिए परिमाण माने क्या होता है, एक देखिए एक परिणाम होता है, एक परिमाण होता है। तो जब आप परीक्षा देते हैं और पास करते हो परिणाम होता है, ये है परिमाण, मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी आप कह सकते हैं, नंबर ऑफ खाली क्वांटिटी मतलब उसका वजन, जिसमें डायरेक्शन हो आप सीधे से समझ लीजिए। नंबर ऑफ क्वांटिटी मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी कुछ भी हो वो अदिश राशि। अब है सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है। मतलब क्या हो गया, परिमाण और दिशा, जिसमें दिशा हो प्लस दिशा दोनों हो उसमें हम अदिश राशि बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है दाब अदिश राशि, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन पता नहीं है। अब क्या है, तो बल सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, त्वरण क्या है सदिश राशि है। और हम अदिश राशि का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें परिमाण हो। जैसे एग्जाम्पल अदिश राशि का, पहले सदिश राशि का कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं वेक्टर क्वांटिटी का। तो सदिश राशि का एग्जाम्पल तो आप लोग को ऑप्शन से ही मिल गया, पहला बल, विस्थापन, याद रखिएगा प्रश्न में देता है, वेग, त्वरण, बल, विस्थापन, वेग, त्वरण इत्यादि। अदिश राशि का हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल कुछ देख लें तो हो गया आपका दूरी, दाब, दूरी हो गया, दाब हो गया, समय, किलोग्राम, दूरी हो गया, दाब हो गया, समय, किलोग्राम, विद्युत धारा, याद रखिएगा। जबकि ये इसमें डायरेक्शन होता है, लेकिन ये जो है वेक्टर का जो एडिशन लॉ होता है, एडिशन लॉ ट्रिंगल का एडिशन लॉ का फॉलो नहीं करता है, इसलिए इसको अदिश राशि में रखा गया है। ऐसे इसमें डायरेक्शन होता है। फिर ऊष्मा, ऊर्जा, शक्ति, ये सब इत्यादि, ये सब अदिश राशि का एग्जाम्पल है। तो सदिश सदिश सब समझ गए होंगे। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न में। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक नहीं है। तो देखिए विकृति का मात्रक नहीं होता, इसका आंसर सी है। देखिए कैसे हुआ जो जानते हैं, प्रतिबल स्ट्रेस होता है, प्रतिबल इसको स्ट्रेस बोलते हैं। देखिए इसका फार्मूला हो गया प्रतिबल का, स्ट्रेस का
बल बाई क्षेत्रफल। लेकिन देखिए बल बाई क्षेत्रफल में क्या हो गया, रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स बाई एरिया। देखिए इसका हिंदी हो गया आरोपित बल बाई क्षेत्रफल। तो देखिए आरोपित बल बाई क्षेत्रफल क्या हो गया, तो रीस्टोरिंग किसे कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप एक स्प्रिंग लिया और स्प्रिंग को दबा दिया, स्प्रिंग को दबाने के बाद स्प्रिंग को दबा दिए, अरे क्या हो गया, स्प्रिंग को दबा दिए तो स्प्रिंग के दबाने के बाद जो बल को ऑब्जर्व रखता है उसे हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स देता है। छोड़ते तो फिर वापस आ जाता है, या खींचते हैं तो फिर वो वापस आ जाता है उसी में, तो वो हो गया रीस्टोरिंग फोर्स। मान लीजिए कि स्प्रिंग ऐसे है, इसको खींच दिए तो लेंथ इसका क्या हो गया, बढ़ गया, और फिर छोड़िएगा तो क्या होगा, इसी पोजीशन में आ जाएगा। दाबिएगा, इसको दबा दिए तो क्या हो गया, छोटा हो गया, और फिर छोड़िएगा तो इसी, तो ओरिजिनल पोजीशन में को चेंज करने में जो बल लगाते हैं उसे हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो प्रतिबल के क्या हो गया, बल बाई क्षेत्रफल। तो प्रत्यन आरोपित बल या प्रत्यन बल बोल सकते हैं, प्रत्यान बल, आरोपित या प्रत्यान बोल सकते हैं। अब इसका एसआई मात्रक निकालेंगे तो क्या हो गया, बल का क्या पढ़े थे, न्यूटन, और इसका क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका, तो इसका मतलब कि एसआई मात्रक तो है। अब बल का तो आप लोग पढ़े थे, तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है, बल का एसआई मात्रक, तो बल तो न्यूटन से क्या पढ़े थे, F बराबर एम ए, मास इंटू एक्सलेशन था, मास का केजी और इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब इसका भी एसआई यूनिट है। विकृति वो क्या होता है, तो विकृति होता है जिसमें क्या होता है कि इसका कोई एसआई मात्रक नहीं होता है। इसमें होता क्या है, तो इसमें क्या होता है कि चेंज ऑफ लेंथ, मान ली कि कोई में चेंज किया था, चेंज ऑफ लेंथ या मैग्नीट्यूड या कुछ भी, मतलब लंबाई में जो बदलाव हुआ, और ओरिजिनल लेंथ। तो देखिए, तो चेंज ऑफ लेंथ और ओरिजिनल लेंथ मतलब जितना उसमें परिवर्तन किया, या तो दाब के या तो हटा के, और ओरिजिनल, तो मान ली कि लेंथ का या मैग्नीट्यूड का या वॉल्यूम का कुछ में भी चेंज किए तो अंतर क्या आएगा। मान ली कि सपोर्ट दैट यहाँ लेंथ लिए तो लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर, और ओरिजिनल का भी होगा मीटर, तो कट गया, तो इसका इसीलिए क्या होता है, एसआई मात्रक नहीं होता। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जितना मान ली कि इसका वॉल्यूम में चेंज किए तब वॉल्यूम का क्या होगा, मीटर क्यों, और ओरिजिनल का भी क्या होगा, मीटर क्यों, तो कट गया। तो उसमें घटाइए चाहे बढ़ाइए, उससे राशि को कोई मतलब नहीं है, उसमें उसका डायमेंशन उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका क्या होता है, अब 1 किलोमीटर चलिए उसका भी एसआई मात्रक मीटर होगा, और 10 किलोमीटर चलिए उसका भी एसआई मात्रक मीटर होगा, मतलब किलोमीटर का क्या होता है, मीटर होता ही है, इसीलिए ये हो गया। बाकी दाब का तो आप पिछले वीडियो में अभी देख ही लिए कि दाब का एसआई मात्रक क्या हो गया, बल बाई क्षेत्रफल। तो दाब का तो देख लिया, प्रेशर का बल बाई क्षेत्रफल, तो इसका भी क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, समझ गए। और इसका डायमेंशन तो पता चल गया, न्यूटन का क्या पढ़े थे, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, कट गया तो क्या हो गया, केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब इसका और इसका दोनों का एसआई यूनिट सेम आ गया। कभी कोई प्रश्न पूछ सकता है कि निम्नलिखित में किसका राशि या एसआई मात्रक सेम है, तो एक आ गया स्ट्रेस का, प्रतिबल का, एक हो गया दाब का, समझ गए। दोनों का डायमेंशन और फार्मूला भी समझिए एक तरह से सेम ही है, और एसआई यूनिट दोनों सेम है, एसआई यूनिट और डायमेंशन दोनों का सेम है। अगले प्रश्न हम लोग चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि वायु में ध्वनि तरंग होती है, तो देखिए वायु में ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्घ्य, इसका आंसर होगा बी। और हमेशा याद रखिएगा वायु और गैस में इसका वायु और गैस में ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य होता है। ध्वनि तरंग क्या होता है, अनुदैर्घ्य। तो देखिए दो तरह के ध्वनि तरंग पड़ते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग होते हैं, समझ गए। तो याद रखिएगा पॉइंट में कि वायु और गैस बात एक ही है, में ध्वनि तरंग क्या होता है, अनुदैर्घ्य होता है। अनुदैर्घ्य हमेशा क्या होता है, समांतर चलती है, क्या होता है, समांतर। और कभी और आएगा तो बताएंगे, दो तरह के, एक अनुप्रस्थ होता है जो लाइट में पढ़े थे, अनुप्रस्थ तरंग, तो चलिए इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो वायु में गैस में जो ध्वनि का तरंग होता है क्या होता है, अनुदैर्घ्य, याद रखिएगा अनुदैर्घ्य तरंग होता है। और ध्वनि का वेग कितना होता है, तो 332 मीटर पर सेकंड, याद रखिएगा 332 मीटर पर सेकंड होता है। किस में, वायु में ध्वनि का वेग 332।
लोहा में तो जानते ही हैं 5000 होता है, सबसे अधिक होता है धातु में। ठीक है, अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि 50 डिग्री का फ़ारेनहाइट स्केल में क्या आता है। तो देखिए बीपीएससी में 64वीं में पूछा, उसमें सिर्फ 40 कर दिया, 50 पर 40 कर दिया। तो चलिए इसका क्या होगा, तो सिंपल सी है, इसका फार्मूला निकालिएगा, 122 से होगा। फार्मूला क्या होता है, C/5 = F9/32। इस फार्मूला पर आप रखिएगा तो आ जाएगा। तो आपके पास C कितना है, तो 50/5 F-9/32। सॉल्व आप लोग कर लीजिएगा, इसको इससे मल्टीपल, इसको इससे मल्टीपल करिएगा तो इतना आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग सॉल्व जरूर करिएगा। याद रखिएगा ये फार्मूला को कि सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए हम लोग ये फार्मूला लगाते हैं। एक बार रिपीट कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा। C/5 = F-9 कैसे हुआ वो तो आप लोग को जरूरी है नहीं, फार्मूला सिर्फ जान लीजिए सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए। सॉरी दिक्कत हो गया थोड़ा सा, ये फार्मूला छल्ला जल्दीबाजी में हो गया। F9/32/9 फार्मूला होता है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर लिखा गया था। आप फार्मूला में कैलकुलेट करिएगा तो आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा इससे, या तो हो बार बार लिखा रहा, अब कैलकुलेशन कर लीजिएगा ना तो देख लीजिए, इसको इससे मल्टीपल करिएगा और तो आ जाएगा। कितना हो गया, 450, और इधर करिएगा तो 5F-32। अब सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा, समझ गए। अब इसी तरह से कभी कभी आपको कहेगा सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना, तो याद रखिएगा 0 डिग्री केल्विन बराबर केल्विन बराबर 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन होता है। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.1 केल्विन होता है। तो हमेशा याद रखिएगा सेल्सियस कहेगा तो ये ऐड कर देंगे। मान ली कि कह दिया आपको कि 30 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए, केल्विन में बदलने के लिए, तो आप 30 में इतना को ऐड कर दीजिएगा, समझ गए। अब अगर आपको कहा दिया कि 300 केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए, तो आप सिर्फ माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको हम, ठीक है, इसको हम बना ही देते हैं। तो ये हो गया कितना, 450। इधर देख लेते हैं, F5 माइनस, अब 32 बचे, क्या हो गया, 5 दूनी 10 के 1, 5 × 15 1, 16, सॉरी क्या हो गया, 160, 3 × 5 150। अब इधर प्लस में तो इधर क्या हो गया, सॉरी माइनस में तो इधर क्या हो गया, प्लस में = 5F। अब जोड़ लेते हैं तो 6 × 5 11 के 1, 4 × 1 5 1 6 = 5F। इधर मल्टीपल में तो इधर हो गया आपका डिवाइड में, तो हो गया 12 × 5 60, अब 5 दूना 10। चलिए तो F बराबर 122 क्या आ गया, डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको देख लीजिएगा, मिस्टेक हो गया था, थोड़ा सा फार्मूला चेंज हो गया था, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर लिखा गया था, इसलिए सॉरी। अगले प्रश्न में हम लोग फिर चलते हैं। हर्ट्ज का क्या, तो हर्ट्ज का ऐसा मात्रा का आवृत्ति होता है, फ्रीक्वेंसी। ये प्रश्न पिछले 66 में भी आया था, तो इसका ये हो जाएगा। बाकी हर्ट्ज को मापा जाता है आवृत्ति में, और ऊर्जा को तो आप लोग जानते हैं कैलोरी या जूल में मापा जाता है। तो 1 कैलोरी में आपको पता है 4.2 जूल पढ़ते हैं, या 1 कैलोरी में सीधा क्या होता है 4.18 जूल होता है। तो ये दोनों तो होगा नहीं, तो इसका हर्ट्ज को क्या में मापा जाता है, तो आवृत्ति में। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। तो विद्युत धारा को किस उपकरण से मापा जाता है, ए मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए विद्युत धारा किस, तो एमीटर से इसका आंसर होगा, पहले आंसर बी हो गया, एमीटर से। ठीक है, तो विद्युत धारा को एमीटर में मापा जाता है। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक भी पूछा था, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर। याद, इसको ए से सूचित करते हैं। 1 एम्पियर बराबर कूलम पर सेकंड होता है, याद रखिएगा ये सब, 1 एम्पियर कूलम पर सेकंड। और इसको मापा जाता है ए मीटर में, मापा जाता है ए मीटर में, ए मीटर में, याद रखिएगा ए मीटर। और ए मीटर हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, याद रखिएगा ए मीटर को याद रखिएगा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। याद रखिएगा ए मीटर को किस में जोड़ा जाता है, श्रेणी। ये भी प्रश्न पूछेगा
कि ये मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन ए और सी सेम है। वोल्ट मीटर, तो देखिए वोल्ट मीटर का क्या होता है, विभव को, विद्युत विभव को वोल्ट मीटर में मापते, याद रखिएगा, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, SI नॉट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वोल्ट मीटर में मापा जाता है, याद रखिएगा, वोल्ट मीटर में मापा जाता है। और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, सॉरी समांतर क्रम में, कहाँ खो जाते हैं हम, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो याद रखिएगा वोल्ट मीटर को किस में जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर को आपको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, और मीटर को श्रेणी क्रम, इससे भी प्रश्न आ जाता है। पोटेंशियोमीटर क्या है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस को मापने, आंतरिक प्रतिरोध का। जैसे मान लीजिए कि एक बैटरी है, इसके अंदर एसिड है, एसिड में जानते हैं ना क्या होता है, H2SO4, जिसको किंग ऑफ एसिड कहते हैं। तो इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होगा, प्रतिरोध होगा, उसको हम पोटेंशियोमीटर से मापते हैं। अब बाहर से एक तार जोड़े, जो वायर में होता है एक प्लस एक माइनस, उसको हम बाहरी प्रतिरोध कहते हैं, इसको आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। पोटेंशियोमीटर का E1/E2 इसका फार्मूला, सॉरी यहाँ लिख देते हैं, पोटेंशियोमीटर E1/E2 और L1/L2 इसका फार्मूला होता है किसका, पोटेंशियोमीटर का, पोटेंशियोमीटर का फार्मूला होता है E1/L2। तो इसको आंतरिक प्रतिरोध में मापा जाता है। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं, लास्ट में 10 नंबर। विद्युत शक्ति के SI मात्रा क्या, सॉरी इकाई है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो देखिए इसका SI होता है, हम लोग सब जानते हैं, आंसर डी होगा, वाट। चलिए तो देखिए विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर, तो देखिए विद्युत इलेक्ट्रिक पावर तो वाट होगा। पहला को तो अभी पढ़ाए, पिछले होगा कि विद्युत धारा का SI मात्रा के एम्पियर होता है, पिछले में भी पढ़ लिए, पिछले प्रश्न 9वां में। और विद्युत विभव का वोल्ट होता है, तो ये दोनों तो हुआ नहीं, कूलाम, तो इसका लिख देते हैं। और पहले इसको हम लोग विद्युत शक्ति पर थोड़ा सा चल लेते हैं। विद्युत शक्ति को P से डिनोट करते हैं, P बराबर होता है वर्क बाई टाइम, कार्य, तो वर्क का फार्मूला हो गया आपका, W बराबर होता है वर्क का फार्मूला F इंटू एस आई इंटू आर, आई स्क्वायर आर इंटू टी, वर्क आई स्क्वायर आर इंटू 2, हीट का एक फार्मूला होता है, उससे टी से कट गया, तो आई स्क्वायर आर, ये भी एक फार्मूला होता है। या पावर का एक फार्मूला होगा V इंटू आई, प्रूफ कर लीजिएगा। इससे एक बार ओम के नियम से, एक बार आप ओम के नियम से क्या रखिएगा, आई का वैल्यू रख दिएगा V/R, एक बार रखिएगा R बराबर V/I, तो ये फार्मूला रखिएगा, तो इस दोनों से हमको आ जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं इस तरफ थोड़ा सा, तो दो फार्मूला हो गया, आई स्क्वायर आई है। अब यहाँ पर R का वैल्यू अगर रख देते हैं, P बराबर क्या हो गया, आई स्क्वायर R, तो R बराबर क्या रखेंगे, V/I, तो आई स्क्वायर V/I, आई से कट गया, तो ये वाला आ गया। चलिए आप देखते हैं I बराबर रख के, तो I बराबर क्या हो गया, V/R, तो V²/R² इंटू R से कट गया, तो ये हो गया V²/R। तो याद रखिएगा कि विद्युत शक्ति का 3 फार्मूला से, तो इसका विद्युत शक्ति का आपका आंसर हो गया क्या, वाट है। इसको थोड़ा सा इरेज करके हम समझाते हैं फिर से, ये समझ गया। तो हमारे पास क्या क्या आया, इधर हटा रहे हैं, तो 3 फार्मूला हुआ, वो भी याद रखें, कभी कभी देगा। तो V बराबर क्या आ गया, आपका पहला फार्मूला आ गया I² इक्वल टू V इंटू आई इक्वल टू V²R, ऐसे 12th का है, लेकिन हो सके पूछ दे इसमें से तीनों फार्मूला, तो वाट हो गया। और विद्युत शक्ति का व्यवहारिक रूप से आप लोग को पता होगा हॉर्स पावर होता है, व्यवहारिक में, व्यापारिक रूप में इसका होता है हॉर्स पावर, 1 HP बराबर होता है 746 वाट, समझ गए। तो 1 हॉर्स पावर में कितना होता है, 746 वाट होता है। तो विद्युत शक्ति समझ गए कि विद्युत शक्ति क्या हो गया, वर्क बाय टाइम, कार्य बटा समय को। अब बचा कूलाम, तो उसमें आगे में डिस्कस करेंगे, अभी प्रश्न आए ऐसे जान लीजिए। आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है, आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है, कूलाम होता है, जिसको C से सूचित करते हैं। तो आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, जिसको C से सूचित करते हैं। कोई दिक्कत, जैसे Q बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है,
याद रखिएगा क्यू बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 कूलम में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। 1 कूलम में 6.2518 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्तों, और कोशिश करते हैं कि और बेहतर से बेहतर बनाएं, और हो सके तो अल्टरनेट के वीडियो जो डाल रहे हैं वो रेगुलर हम कर दें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू। थोड़ी देर छोड़ दो ना।